अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अरीश शाह का नावल शुरू करते हैं, तुझसे ही मेरी सांसों का सफ़र। ओह 1.5 लाख वाले एक और खिलाना, उसने आखिरी निवाला लेते हुए उसे मुखातिब किया था। 1.5 लाख वाले से क्या मुराद है तेरी? तुझे क्या लगता है सारे पैसे मेरे जेब में पड़े हैं? जगह जगह से उधार लेकर रखा था मैंने, वापस कर दिया। उसके कहने की देरी थी कि वो सब लोग उसे घूरने लगे। उनके मुताबिक वो उधार सिर्फ उन्हीं से ही लेता था और उनमें से किसी के पास भी अब तक उधार की रकम नहीं पहुंची थी जो उसके मुकाबले जीतने के बाद उन्हें मिलने वाली थी। तुझे पैसे दे दिए उसने? तैमूर ने मुजम्मिल की तरफ देखते हुए कहा तो उसने फ़ौरन नफ़ी में सर हिलाया। उन सब में सबसे कमज़ोर सिर्फ वही था, बॉडी से भी कमज़ोर, नज़र से भी कमज़ोर, पढ़ाई में भी कमज़ोर। वो ऑल राउंड कमज़ोर था हर चीज़ में। इसीलिए तो उसके पास आने वाली दौलत किसी न किसी के हाथ चढ़ जाती थी और ख़ासकर शेरियान, जो बॉडी बिल्डर होने की वजह से उसके पास उसकी दौलत ठहरती ही नहीं थी। अगर वो खुद निकाल कर दे दे तो अलग बात थी, वरना वो ऐसी ऐसी धमकियाँ और ऐसे ऐसे घूंसे मारता था कि वो अपने गुर्दे फेफड़े जिस्म से बाहर निकलने से पहले ही उसे पैसे दे देता था। तुझे क्या लगता है मैं इस डबल बैटरी को पैसे दूंगा? ये मेरा बैंक अकाउंट है जहाँ से सिर्फ पैसे निकलते हैं, शेरियान ने बताना ज़रूरी समझा था, जबकि मुजम्मिल ने उसे घूरा था। लेकिन आगे से घूरी मिलने पर वो घबरा कर निगाहें झुका गया। तू मेरे पैसे कब देगा? हारिस ने पूछा था। अभी पिछले महीने ही तो उसने उससे 1,500 लिया था और उससे पहले भी वो 4 महीनों में कोई 8,000 का कर्ज़ोई था। तेरे पैसे मैं 2 महीनों के बाद दूंगा, वो काफ़ी सुकून से बोला था। तेरे 2 महीने कभी ख़त्म नहीं होंगे, हारिस नफ़ी में सर हिला गया था। हाँ तो इतना मर क्यों रहा है? इतनी बड़ी कंपनी में काम करता है, अगर गरीब भाई को थोड़े पैसे दे देगा तो क्या चला जाएगा? उसे हारिस पर अफसोस हुआ था। अबे वो इतनी बड़ी कंपनी मेरे अब्बा और उनके भाइयों की है और कसम ले ले अब्बा मुझे एक पैसा नहीं देते। यहाँ तक कि गाड़ी के पेट्रोल के पैसे भी वो ड्राइवर को देते हैं, मेरे हाथ में नहीं देते, हारिस ने यकीन दिलाते हुए कहा था। कसम से झूठ बोल रहा है ये शेरी। कल मेरे सामने उसको चाचा ने 5,000 का नोट निकाल कर दिया था। अभी मुझे नहीं पता कि वो किस लिए थे, लेकिन मेरे आँखों के सामने पैसे उसकी तरफ बढ़ाए थे। तैमूर ने फ़ौरन उसे देखते हुए कहा था, जबकि शोरमे वाले ने जल्दी जल्दी उनके लिए दूसरे शोरमे का भी इंतज़ाम कर दिया था, जिस पर शेरियान ने घूर कर उसे देखा, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई ऑर्डर उसे मिला नहीं था। अबे ये दूसरा शोरमा किधर से ला रहा है? मैंने सिर्फ एक एक ही कहा था, वो भी छोटे वाला, और तू तो बड़े बड़े लगा रहा है और ऊपर से खिलाए जा रहा है। मोटा करेगा क्या मेरे भाइयों को? अरे जनाब मैंने नहीं, आपके दादा जान ने इशारा किया था। उसने पीछे बैठे बुजुर्ग की तरफ इशारा किया, जो दांत निकालते हुए उसे देख रहे थे। मैंने सोचा तुम लोग लड़ाई कर रहे हो तो एनर्जी मिलेगी ना शोरमा खाकर। दादा जान ने जल्दी जल्दी दूसरा शोरमा थाम लिया था। हाँ हाँ आप पहले गरीब कर लीजिए मुझे। वो इन चारों को आपस में लड़ते छोड़कर उनके करीब बैठ गया था।
तो गलती तुम्हारी ही है मेरी जान। क्या ज़रूरत थी 60,000 की बिल्ली लेने की? बंदा कम कीमत की भी तो ले सकता है ना। दादा जान ने कम आवाज़ में मुस्कुराते हुए कहा। तो वो उन्हें देखने लगा। उन्हें कैसे पता चल गया था? आपको कैसे पता चला? वो अब उनकी तरफ देखते हुए पूछने लगा। आवाज़ बेहद कम हो गई थी क्योंकि ये राज वो किसी को पता नहीं चलने देना चाहता था। जिस आदमी से तुमने वो बिल्ली खरीदी है ना, उसका बाप मेरा बचपन का दोस्त है। उसने ही फ़ोन करके बताया था कि मेरा पोता क्या कारनामा करके गया है। लेकिन सच यही है कि तुम कोई और सस्ता तोहफ़ा भी खरीद सकते थे उसके लिए। अभी तो उसकी सालगिरह में बहुत सारे दिन रह गए थे। तुम सुकून से कोई भी अच्छा सा तोहफ़ा खरीद कर उसे दे सकते थे। लेकिन 60,000 की बिल्ली का बच्चा, वो बहुत प्यारा था दादा जान। और आपको पता है ना, आपकी पोती के हाथ में प्यारी प्यारी चीज़ें ही प्यारी लगती है। और अगर वही प्यारी चीज़ें उसके बाप के हाथ लग गई तो? दादा जान ने उसे डराना चाहा था। तो आप बाप होने का थोड़ा सा रौब जमा लीजिएगा। वैसे भी एक बिल्ली का बच्चा आपके बेटे के निवाला नहीं खाएगा। और पहले आपने क्यों नहीं बताया कि वो आपके दोस्त का बेटा है? थोड़ी बहुत पैसे ही कम करवा लेता। 60,000 का बिल्ली का बच्चा दिया है उसने, लेकिन वो है ही इतना प्यारा कि इतने पैसे तो लग ही सकते हैं उस पर। और बाकी तुम्हारे 90,000 किधर गए? उन्होंने फिर से उसकी तरफ देखते हुए पूछा था। एक तो ये दादा साहब और उनके तीनों बेटे हिसाब किताब में एक पैसा नहीं छोड़ते थे। वो पास रखे हैं, ज़रूरत पड़ सकती है। आगे आपकी पोती की सालगिरह आ रही है, हो सकता है कोई फरमाइश कर दे। अब उसकी फरमाइश पूरी नहीं करूँगा तो बुरा मान जाएगी ना। उसकी नाराज़गी बर्दाश्त नहीं होती। वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता बोल रहा था, जैसे अपना जुर्म का इकरार कर रहा हो। तुम्हारा और उसका कोई जोड़ नहीं है शेरियान। तुम गलत जगह कोशिश कर रहे हो। तुम्हारे ताया अब्बू तुम्हें और सारा को इस तरह सोच रहे हैं। दादा जान ने बताना ज़रूरी समझा था। सारा मेरी बहनों जैसी है, और अगर वो सारा के साथ मुझे सोच सकते हैं तो हुरब के साथ भी सोच सकते हैं। और वैसे भी पाकिस्तान में ज़्यादातर शादियों में एज डिफरेंस होता है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मैं उसके लिए 10 साल बैठकर इंतज़ार कर सकता हूँ तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी को भी कोई एतराज़ होगा। 16 की वो इस साल हो जाएगी। और आप भी थोड़े हाथ पैर चलाएं, मंगनी वगैरह तो करवा दें। 2 साल के बाद निकाह करवा दीजिएगा और रुखसती तब करवाइएगा जब वो 23 साल की हो जाएगी। मुझे कोई जल्दी नहीं है। तब तक मैं भी सेटल हो जाऊंगा। आराम सुकून से शादी करेंगे। वो इन्हें पूरी तरह अपने फ्यूचर्स प्लान्स बता रहा था, जबकि दादा जान का अब भी यही कहना था कि वो जो सोच रहा है वो गलत है। वो सिर्फ 16 साल की थी और शेरियान 22 साल का हो चुका था। दोनों की एज में 6 साल का फ़र्क था। और दादा जान के मुताबिक ये फ़र्क बहुत ज़्यादा था। इसमें कोई शक नहीं था कि शेरियान उनका सबसे लाडला पोता था। उसके माँ बाप के मरने के बाद से लेकर वो इन्हें सबसे ज़्यादा अजीज़ हो गया था। अजीज़ तो वो उस घर में हर किसी के लिए था, लेकिन अपनी शरारतों और मस्तियों की वजह से अक्सर किसी न किसी के हाथों जलील होता रहता था। एमए इंग्लिश करने के बाद भी ताया अब्बू के मुताबिक उसमें शोर नाम की कोई चीज़ नहीं थी, जबकि उसका कहना था कि शोर बुढ़ों में होता है, जवानों में नहीं। वो जैसा है बिल्कुल ठीक है, और यही बात वो बड़े लोग पसंद नहीं करते थे और उसे सुधारना चाहते थे।
वो तो सब चाहते थे कि वो काम करे, लेकिन वो ऐ- लेकिन वो ऐसा काम करे ही क्यों जिसमें उसके हाथ कुछ भी ना आए। जैसे हारिस और तैमूर दोनों अपने ही कंपनी में काम करते थे, लेकिन सिवाय गाड़ी के पेट्रोल के पैसों के उनकी जेब में कभी कोई पैसा नहीं टिकता था। अभी घर की कंपनी में काम करते हुए वो लोग उन्हें क्या ही तनख्वाहें देते, ये उनके वालिद साहब का कहना था। जबकि उनका इस तरह से खाली हाथ अपना दिमाग खपाने का कोई इरादा ना था। इसीलिए वो साफ इनकार कर चुका था कि वो कंपनी में काम नहीं करेगा। और उसके इनकार के बाद तो उसके ताया समेत दोनों चाचाओं को वक्त ब वक्त उसे डांटने का बहाना मिल गया था। एक एक और हो जाए अमीर लोग, तैमूर ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, तो उसने घूर कर एक मुक्का उसके पीठ पर मारा था। तू साले मुझे एक दिन में ही गरीब कर डाल, तुझे अय्याशियाँ करवाने के लिए नहीं जीत कर आया था। वो बाइक स्टार्ट करते हुए दादा जान को बाइक पर बैठने का इशारा कर चुका था, जबकि दादा जान भी एक और शौरमा खाने की ख्वाहिश दिल में ही दबाकर बाइक पर सवार हुए थे। वो खुद अपने बाबा का ख्याल रख रही थी। हॉस्पिटल में हर किसी को ये बात पता चल चुकी थी कि वो खुद एक डॉक्टर है और वो इसी हॉस्पिटल में होम जॉब करने का भी इरादा रखती थी। किसी ने भी उसे बाबा का ख्याल रखने से मना नहीं किया था। वो 24 घंटे उनके साथ रहती थी। ऐसे में शमशेर भी उनसे मिलने के लिए आता रहता था। वो बहुत परोकार शख्सियत का मालिक था। उम्र 28 से ज़्यादा हरगिज़ नहीं होगी, लेकिन उसकी संजीदगी बाकमाल थी। वो फजूल में किसी के साथ फ्री नहीं होता था। बात करते हुए ख्याल रखता था कि वो किस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करता है। आज वो सुबह सुबह आ गया था क्योंकि आज एहतशाम साहब को घर पर शिफ्ट करना था। वो उनका सारा सामान पैक कर चुकी थी। जब वो आया तो बाबा भी तैयार थे घर जाने के लिए। क्या बात है एहतशाम साहब, आज तो आपकी तबीयत बहुत अच्छी लग रही है। मेरे ख्याल से घर जाने की ज़रूरत से ज़्यादा खुशी है आपको। वो उन्हें देखकर मुस्कुराते हुए बोला, तो एहतशाम साहब भी उसके सहारे उठकर खड़े हो गए और साथ में ही खुशी से अपना सर हिलाया। वो सच में आज बहुत खुश थे। आखिर 18 दिन के बाद हॉस्पिटल के माहौल से उनकी जान छूट रही थी, जो उनके लिए बहुत खुशी का सबब बन गई थी। तुम्हें लगता है मुझे खुश नहीं होना चाहिए? आखिरकार उन दवाइयों की बू से मेरी जान छूट रही है। अब तो सुकून से घर पर जाकर अब तो सुकून से घर पर जाकर रहूँगा। सच कहूँ, जब से तुम मिले हो मेरा तो काम पर आने का दिल ही नहीं करता। वैसे भी सब कुछ तुम ही करते हो, कंपनी तुम संभालते हो, मीटिंग्स तुम अटेंड करते हो। मुझे तो कुछ भी करने की ज़रूरत ही नहीं होती, बस आकर बैठना और फिर चले जाना। अब तो मेरा काम से इतना दिल उकता गया है कि मेरा बैठने को भी दिल नहीं करता। दिल करता है कि कहीं घूमने फिरने निकल जाऊं और अपनी ज़िंदगी के इन आखिरी दिनों को खूब इंजॉय करूं। वो उसकी तरफ देखते हुए बहुत खुशी से बोल रहे थे, जबकि उनकी बात पर वो उन्हें घूरने लगा। मौत को याद करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब तक वो खुद आपको याद ना करे तब तक आप भी ऐसी बातों से परहेज़ करें। अल्लाह पाक आपको लंबी और सेहत वाली ज़िंदगी दे। वो मुस्कुरा कर कहते हुए उन्हें अपने सहारे चलाते बाहर की तरफ ले जाने लगा था। उनका बैग उसके हाथ में था, जबकि वो पीछे उनकी फ़ाइल और मेडिसिन पकड़े आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी। उसका सारा ध्यान उनकी फ़ाइल पर था, जिस पर लिखी सारी हिदायत को वो बहुत गौर से पढ़ रही थी।
ध्यान उनकी बातों पर भी था, लेकिन उसके लिए ये शख्स कोई अहमियत ही नहीं रखता था, तो उसकी बातें सुनना भी उसके लिए फजूल था। बस वजह ये थी कि उसका बाप भी उसके साथ उसकी बातों में शरीक था, वरना शायद वो उसे सुनना भी पसंद न करती। उसके मुताबिक वो शक्ल से जितना हैंडसम था, उसकी अंदरूनी शख्सियत उतनी ही बदसूरत थी। वो किसी से बात करना नहीं जानता था। उसके मुताबिक उसके बाप ने उस पर बहुत बड़ा एहसान किया था, उसे अपनी कंपनी में 1% का मालिक बनाकर, क्योंकि उसी की वजह से तो आज वो 50% का मालिक बना था। लेकिन वो हर चीज़ को अपनी काबिलियत और मेहनत का नाम दे रहा था। उसके बाप का कोई एहसान वो मानने के लिए तैयार ही नहीं था, और ये बात उसे सख्त नापसंद थी। बाबा, प्यारे बाबा, गुड मॉर्निंग। वो उनका गाल चूमते हुए उनके साथ वाली कुर्सी पर बैठ गई थी। उसकी सालगिरह आ रही थी और हर कोई उसकी सालगिरह की अंदर ही अंदर प्लानिंग कर रहा था, उसे बताए बिना, और वो सबसे ही राज जानने की कोशिश कर रही थी। लेकिन अब उसे पता चला था कि सारा के पेपर्स के बाद वो सब लोग ट्रिप पर जाने वाले हैं, वो भी खूबसूरत पहाड़ी इलाकों में। नारायण में दादा जान का बहुत खूबसूरत बंगलो था, जो पूरी तरह पहाड़ों में घिरा हुआ था। वो पहले वहाँ सिर्फ एक दफ़ा गई थी, क्योंकि उस तरफ उनका आना जाना बहुत कम होता था। लेकिन दादा जान ने कहा था कि उस दफ़ा वो सब लोग वहाँ जाने वाले हैं, वो भी पूरी सिर्फ यंग पार्टी, बड़े लोग शामिल नहीं होंगे। अच्छा ही था, कोई रोक टोक नहीं होगी। लेकिन अगर बड़े लोग शामिल नहीं होंगे तो उसकी बर्थडे कैसे होगी? उन सबको उसके बर्थडे याद भी थी या नहीं, वो जानने की कोशिश में लगी हुई थी। मेरा प्यारा बच्चा, गुड मॉर्निंग। वो उसे अपने सीने से लगाते हुए अपने साथ वाली कुर्सी पर बैठा रहे थे। उस घर में सबसे छोटी वही थी, तो सबसे लाडली भी वही थी। हर किसी की लाडली। एक तो उसकी शक्ल ज़रूरत से ज़्यादा मासूम थी कि किसी को भी उस पर प्यार आ जाता था। उस घर का सबसे कंजूस इंसान तैमूर भी अपनी जेब से उसके लिए खर्चा करता रहता था, और दादा जान की तो उसमें जान बसती थी। इस घर में वो पहली इंसान थी जिसे देखकर ताया अब्बू का बीपी हाई नहीं होता था, वरना वो हर किसी को डांटते रहते थे। लेकिन जब बात हुरप पर आती थी तब उनका लहजा अपने आप नरम शेरा हो जाता था। अपनी इस मासूम सी बेटी को वो डांटते तक नहीं थे, बल्कि उसकी सारी गलतियों को नज़रअंदाज़ा कर देते थे। यंग पार्टी के सारे लोग तो वैसे भी ताया अब्बू से कोई शर्त मनवाने के लिए उसे ही आगे किया करते थे। आज मेरा बच्चा बहुत खुश है, ताया अब उसकी तरफ देखते हुए बोले, तो उसके हाथ अचानक खाने से रुक गए थे। शेरियान, जो बड़ी मुश्किल से उस वक्त आंखें खोलकर नाश्ते की टेबल पर आया था, हैरानगी से ताया अब्बू को देखने लगा, और फिर उसने हुरप का चेहरा देखा। कहीं ये लड़की उसका राज न खोल दे, कहीं सबको बता ना दे कि उसने उसे बिल्ली का बच्चा ला कर दिया है। एक तो ताया अब्बू का ये ऑर्डर उसे तंग करता था कि सुबह सब लोग नाश्ता इकट्ठा करेंगे और रात का खाना भी इकट्ठा खाएंगे। यही वजह थी कि उन सबको सुबह सुबह जागना पड़ता था। मैं तो खुश नहीं हूँ बाबा, मैं तो इतनी सैड हूँ। उसने अपनी खुशी को मारने की कोशिश की थी, लेकिन खुशी से दहकते गाल जो सुर्ख हो रहे थे, वो अपने बाप से कैसे छुपाती। नहीं, मेरे बच्चे को कोई तो खुशी मिली है जो वो ऐसे मुस्कुरा रहा है। कहीं रिज़ल्ट तो नहीं आ गया? बाबा को अचानक याद आ गया था कि उसके इस हफ्ते तो उसका रिज़ल्ट भी आने वाला था।
नहीं बाबा, रिज़ल्ट तो नहीं आया, लेकिन आज कल में आने वाला है और मुझे खुश तो होना चाहिए ना, क्योंकि मुझे पता है कि मैं पास हो जाऊंगी, उसने दाँत दिखाते हुए कहा था, जबकि उसकी बात पर सारे मुस्कुरा दिए थे। वो बहुत लायक थी और सबको पहले ही बता देती थी कि उसके कौन से सब्जेक्ट में कितने नंबर आने वाले हैं। इस दफ़ा भी वो पूरे यकीन से अपने नंबर काउंट करके बैठी हुई थी। वो तो मुझे पता है कि मेरा बच्चा हमेशा की तरह पास होगा, लेकिन इतनी खुशी पास होने के पहले तो कभी नहीं मनाई। वो एक बार फिर से उसका खुशी से दहकता हुआ चेहरा देख रहे थे। अब वो इन्हें क्या बताती, वो तो सारी रात खुशी से सो ही नहीं पाई थी। सारी रात वो अपनी बिल्ली के साथ खेलती रही। वो उसके बर्थडे आने वाली है ना, सारा ने अचानक बीच में कूदकर उसकी जान बचाने की कोशिश की थी, जबकि सब ने उसे घूर कर देखा था। कहीं वो सारे उसके कहीं वो सारे उसके बर्थडे की प्लानिंग कर रहे थे और कहाँ सारा ने एक लम्हे में राज फाश कर दिया था। बर्थडे तो उसकी हर साल आती है, इसमें ऐसा क्या था जो तुम ऐलान करना ज़रूरी समझा? तैमूर उसे घूरते हुए बोला। इस साल मैं 16 साल की हो जाऊंगी ना, उसने खुद ही बीच में कूदना ज़रूरी समझा था। हाँ तो 16 साल की उम्र में क्या तुम्हें ताज पहनाया जाने वाला है, जो इतनी उछल उछल कर खुश हो रही हो? तैमूर ने अब उसे घूरा। तैमूर, लहजा ठीक करो अपना, खबरदार जो तुमने मेरी बच्ची को इस तरह से मुखातिब किया। बाबा जान तो अचानक ही उसके लहजे पर गुस्से से उसे घूरने लगे थे। सारी बर्थडे प्लानिंग एक तरफ, लेकिन वो अपनी लाडली के लिए इस तरह की बात करने की इजाज़त किसी को भी नहीं देते थे। जबकि बाबा की सपोर्ट पाकर वो गर्दन अकड़कर अपने बाबा की प्लेट में नाश्ता रखते हुए उन्हीं की प्लेट से खाना खाने लगी थी। जबकि तैमूर ने डांट खाने के बाद दादा जान को देखा था, जिन्हें लग रहा था कि उसे जो डांट पड़ी थी बिल्कुल हक पर पड़ी थी, इसीलिए वो भी चेहरा फेर गए। जब निगाहें अपने साथ बैठे शेरियान पर गई थी, जो बेबाक और बेखौफ निगाहों से उसके मुस्कुराते हुए चेहरों को अपनी निगाहों में भर रहा था, उन्होंने गला खंखार कर उसे अपनी तरफ मतवज्जा किया, जिस पर वो कुछ शर्मिंदा होते हुए अपना नाश्ता शुरू कर चुका था। अल्लाह हाफिज़।